तो माय डियर स्टूडेंट्स, सुबह की राम राम और जो है जल्दी से जरूर जाए हमारे साथ। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इधर चला गया, ये 26 से जुड़ा हुआ है। तो ये तो आपका रीजनिंग है, ठीक है। रीजनिंग इसमें क्यों डाल देते हैं? रीजनिंग इसमें क्यों डाल देते हो भाई साहब? ये कितना नंबर से है आपका? 27 है। रीजनिंग सेट निकल गया है क्या भाई? 77 से आई क्या? रीजनिंग 76 से आई है, ठीक है। आपका जो है 76 से आई है, 25 क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है सच? ओके। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनिवार्य रूप से सही नहीं है? तो एक बात आप समझ लो कि अगर आप पैरेललोग्राम बनाते हो, समांतर चतुर्भुज बनाते हो, तो उसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को जो है बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। चाहे वह समांतर चतुर्भुज हो, चाहे वह समचतुर्भुज हो, चाहे वह चाहे वह समांतर चतुर्भुज हो, पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो या रेक्टेंगल हो, जो है उसका डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। ये हर किसी में होता है। लेकिन आप जो है पतंग जब बनाते हो ना मेरे भाई, पतंग जब इस तरफ से बनाते हो, इसका डायगोनल कभी भी बाइसेक्ट नहीं कर पाता है। बाइसेक्ट इसका नहीं करेगा, यानी जो है डी नंबर ऑप्शन आपके नहीं होंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सही नहीं है, तो मेरे भाई डी नंबर जो कथन है वह बिल्कुल सही है, वह बिल्कुल सही है। जो भी बच्चे लाइव है उनसे हम अनुरोध कर रहे हैं भाई, डेली जो है 8 बजे जुड़िए। और यह जो है आपका ग्रुप डी से रिलेटेड, यानी रेलवे आप समझ लो। ग्रुप डी क्या, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आप जितने भी रेलवे के एग्जाम है, इधर सेक्शनल ऑफिसर आया है उसका भी जो है इसमें आपका तैयारी हो जाएगा। यह एमडब्ल्यूएफ में जो है आपका बुक का सीरीज चल रहा है, बुक सीरीज, बुक के बारे में बताए थे। और टीटीएस में जो है आपका सेट का जो है डिस्कशन होता है, जो कि आपका थर्सडे है, तो आज डिस्कशन हो रहे हैं। आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो भाई टोटल एफएक्स हमको मालूम करना पड़ेगा। तो इसको गुना कर लो, 5 ये हो गए 15, ये हो गए 50, ये हो गए 15 छक्के 90, ये 20 दूने 40, 25 और ये आपका 90 हो गए। टोटल आपके 90 हो गए। अब टोटल ऐड कर लीजिए, क्योंकि हम लोग मीन बराबर, अरिथमेटिक मीन बराबर क्या पर रखे? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ कितना होगा? 8, 8 6 14, 14 2 16, 16 1 17, 17 3 20। मतलब सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना आ जाएगा? सिग्मा एफ हमारा 20 आ जाएगा। तो ये हो गए आपके 20। अब बात आ गई सिग्मा एफ एक्स की, यानी जो है हमको सम चाहिए। 0 5 5 5 हो गए आपके 10, बच गए 1, 9 1 10, 10 2 12, 12 4 16, 16 9 25, 25 5 20, 25 5 30, 30 1 31 हो गए। 300 आपके 10 हो गए। 0 0 खत्म। 31 का आधा तो हर कोई जानता है 15.5 होते हैं। 15.5 आपका जो है ये हो जाएगा 15.5। 15.5 जो है इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छोटे छोटे सवाल है, बस सिंपल सवाल है जो आप आसानी से कर सकते हो। 14 दिया हुआ है और आपको इससे जो है 7 आप कॉमन ले लो, और कह रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो है रूल क्या होता है? तो आप बोलोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab आपका रूल होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। ये हमारा रूल हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो मेरे भाई 7 हो गया, और ये हमारा कितना है? 14 दिया हुआ है। 14 का स्क्वायर 196 और 2 गुना 1, 1 क्यों? तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होते हैं। तो यहां पर आपके निकल के आ जाएंगे 196, 196 में अगर आप 2 घटा दोगे 194 हो जाएगा। 7 चौका 28,
कौन है लास्ट में 8, दो दो लास्ट में 8 है, तो 19 27 भाई ये तो संभव नहीं है, बचा एक 8 वाला ये, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 1358 हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। रूल आप जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। दो पाइप एक टंकी को अलग अलग 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं, अलग अलग भर सकता है। ए जो है 60 मिनट में भरता है, इनलेट पाइप है। बी क्या है 75 मिनट में भर सकते हैं। इसे खाली करने के लिए तली में एक पाइप लगा हुआ है जिसका नाम हम रखते हैं सी, और सी हमारा क्या है आउटलेट पाइप है, आउटलेट पाइप है, तो वह 50 मिनट में जो है भर देता है 50। अच्छा तीनों मिलाकर कह रहा है ना, तो सी एक आउटलेट पाइप है, ए बी और सी यह तीनों मिलकर 50 मिनट में उसे भर देता है। अब हमारे पास एलसीएम लेना है, तो एलसीएम मेरे भाई कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम आपका जो है 75 दूनी 150 पर काम चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा, 300 पे हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 75 से 300 पर 660 से अगर हम भाग दे तो भाई +5 ही हो जाएगा, इनलेट पाइप है। और 75 से करेंगे तो +4, 50 से करेंगे तो +6, ठीक है, 50 6 हो जाएगा आपके। अब आप जरा सा देखो ये दोनों जोड़कर हमारा कितना हो रहा है, तो ये दोनों जोड़कर आपके 9 हो रहे हैं, 5 और 4 9 होते हैं, और ये तीनों मिलकर 6 हो रहा है, तीनों मिलकर 6 हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है, तीनों मिलकर 6 हो रहा है। ए का जो है हमको 5 मिला हुआ है, बी का हमको 4 मिला हुआ है, तो सी का कितना होगा, खुद ये दोनों जुड़कर 9 हो रहे हैं और ये 6 हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हमको -3 लेने होंगे सी की इफिशिएंसी। तो सी की इफिशिएंसी हमको -3 मिल चुका है। तो हमको यही कह रहा है भाई टंकी की तली में जो पाइप लगा हुआ है मतलब सी, वह पूरी तरह से टंकी खाली करने में कितना समय लेगा। तो मेरे भाई 300 दिया हुआ है, ये सी का जो है टाइम पूछ रहा है, टाइम फॉर सी, उसकी इफिशिएंसी है -3, यानी जो है आपका कितना मिनट हो जाएगा, 100 मिनट हो जाएंगे। 100 मिनट में वह भरी हुई टंकी को जो है कंप्लीटली उसको खाली कर देगा, भरी हुई टंकी को वह कंप्लीटली खाली कर देगा, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 48 दिया हुआ है और x ग्रेटर देन y दिए हुए हैं। तो आपको हम कितना बार पढ़ा चुके हैं, x y जो होते हैं ऐसे संख्या युग्म, x + y बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे HCF आपका होता है। एलसीएम HCF में जब नंबर ऑफ पेयर वाले सवाल आप पढ़ते हो तो संख्या का योग बटे HCF, संख्या का योग कितना है 48 है और HCF कितने हैं 6 हैं। तो यहां पर जो है 8 छक्के 48, यानी x + y बराबर आपके 8 आ जाए, ऐसा कौन सा पेयर आप लोगे, तो आप कहोगे 1 और 7। ये दोनों क्या है, तो यह दोनों आपका को प्राइम नंबर होता है। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो को प्राइम नंबर ऐसा 2 नंबर होना चाहिए जिसका HCF आपका जो है, जिसका HCF आपके कितने हो जाने चाहिए, 1 होने चाहिए। 7 और 1 HCF 1 ही होगा। और कौन है, तो आप बोलोगे 2 और 6, तो 2 और 6 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लोगे, इसका HCF आपका क्या है, HCF 1 नहीं है, ठीक है। और क्या हो सकता है, 2 6 हमने नहीं लिया, तो अब मेरे पास कौन सा चारा बच रहा है मेरे भाई, 2 6 नहीं हुए, 3 और 5 बच गए, तो 3 और 5 हम ले लेंगे बस। 4 4 2 बार नहीं लिया जाता है, समझ गए ना। तो ये हमारा हो गया। तो नंबर ऑफ पेयर कितने हुए, नंबर ऑफ पेयर आप बोलोगे 2 हो गए। नंबर ऑफ पेयर कितने, तो 2 पेयर हमारे पास निकल के आ गए, हमारे पास 2 पेयर निकल के आ गए, ठीक है। आगे बढ़े। एक घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बहुत लोग हमेशा सोचते हैं कि ये दोनों एक ही होते हैं, लेकिन जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप टोटल सरफेस एरिया की बात करो तो उसका 6a² होता है, कर्व सरफेस एरिया की बात करोगे तो 4a² होता है। ये बात हमेशा दिमाग में रखो, ये 4a² बहुत लोग नहीं जानते, ये 6a² को ही ज्यादा जो है जानते हैं।
दोनों का डिफरेंस आपको दे रखा है, तो ये डिफरेंस हो गया 2a², 40 50, तो 2 से भाग दे दो तो ये 20 25 आ जाएगा। और जिसके अंत में 25 है उसका वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान। जिसके अंत में 25 है तो उसका वर्गमूल निकालना बहुत आसान है। 25 का वर्गमूल 5 और इसको 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स में तोड़ देने। तो 20 को जो है 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स में आप तोड़ोगे तो आप लिखोगे 4 गुने 5, छोटका लिख देना पड़ता है, यानी इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 45 आ जाएंगे। तो ए बराबर हो जाएगा आपका 45, आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपके डी नंबर ऑप्शन में दिए गए। डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये कुछ सेट नंबर 1 में भी बताए थे इसके बारे में। ठीक है, सेट नंबर 1 में भी बताए थे इसके बारे में कि यह जो है आपको करना क्या है। इसमें एक सेकेंड, तो 2 वस्तुओं को 2540 रुपया में खरीदा गया है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारा, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए 100 ए लेते हैं, उसका निकालना आसान होगा। 100 ए ले लेते हैं और कॉस्ट प्राइस ऑफ बी 100 बी ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर इस दोनों को जोड़ दिया जाए 100 ए प्लस 100 बी, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 2540 हो जाएंगे। 2540 हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया। बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब। ठीक है, ए को 15% लाभ पर बेचा जाता है, ए को 15% लाभ पर बेचा जाता है, तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा हमारा, तो आप 100 ए कॉस्ट प्राइस है और 15% प्रॉफिट पर बेचोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 115 ए हो जाएंगे। 25% के लॉस पर बेचोगे तो 100 बी का 25% लॉस मतलब 75 बी हो जाएंगे। और दोनों का डिफरेंस, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है, तो मेरे भाई 109 दे रखा है, 109 दे रखे। समीकरण 1 और 2 को आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। समीकरण 1 और 2 को आपको सॉल्व करने पड़ेंगे और सॉल्व करने के बाद आपको ए का वैल्यू मिल रहा है 10.6 और बी का वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना, 10.6 मिलने के बाद 148 मिलेंगे आपको। समीकरण 1 2 को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ए का वैल्यू 10.6। ठीक है सर, जीके जीएस प्लीज। जीके जीएस में अभी टाइम लगेगा भाई साहब, टीचर्स जो है खाली नहीं है, इसलिए उसमें टाइम लग रहा है। ठीक है, तो भाई छठ के बाद ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी, बस ध्यान में रखिए। तो ए और बी हमको निकल चुका है, यहां पर एक समीकरण 1 2 को सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा। इस पूरे व्यवहार में प्रतिशत लाभ हानि आपको ज्ञात करना है। तो हमको तो टोटल सीपी हमको पहले से मालूम है, दोनों का टोटल सीपी हमें पहले से मालूम है 2540। अब हमें जो है टोटल एसपी मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। तो टोटल एसपी कितना है, किधर गया भाई, 115 ए है। तो टोटल एसपी अगर आप निकालोगे तो 115 गुना 10.6 प्लस 75, यहां पर 75 है, 75 बी का वैल्यू कितना लाए, 148 हम यहां पे लाए। 115 से गुना करोगे तो 1219 प्लस ये हो जाएगा आपका 1110, जोड़ लोगे तो ये हो जाएंगे 29 और ये हो गया आपका 23 29 यहां तक आ जाएंगे। टोटल सीपी 2540 है और टोटल एसपी आपका जो है 2329 आ गया है। तो आपके कितने लॉस हो गए, लॉस परसेंटेज हमें चाहिए। तो 2329 यहां पर हो गया। ठीक है, 10 में 9 घटाओगे 1, यहां पर जो है 3 में 2 घटाओगे 1 और 2, 211 हो गए कितने, 2540 में और गुना 100%। ये थोड़ा सा जो है आपको कैलकुलेटिव हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन जो है इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, डी नंबर ऑप्शन इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का ले लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये 82 नंबर था, कैलकुलेटिव था। एक और कैलकुलेटिव सवाल मिलेगा आगे चल के। एक क्रिकेटर का अपनी पहली 7 पारियों में औसत स्कोर 7 पारी में 28 है। अब जरा सा सोचो, 7 पारी का 28, फिर उसके बाद कह रहा है 3 पारियों का औसत स्कोर 32 आपको दे रखे हैं। तो 7 3 कितने हुए 10। 11वीं पारी में हमने मान लिया x रन हमने बनाया है 11वीं पारी में, तो टोटल 11 पारी हो गया और 11वीं पारी में 33 रन होना चाहिए। 33 रन होना चाहिए। अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे और इससे x का वैल्यू लाएंगे, लेकिन मेरे भाई इसको डिविएशन रूल से बनाया जा सकता है, तो x का वैल्यू हम निकाल कर दिखा देते हैं। यहां पर सेकेंड मेथड में आइए, डिविएशन रूल। 11 क्वेश्चन का 11 मतलब नंबर्स के क्रिकेटर 11 पारी का एवरेज आया आपका 33। ध्यान से समझने की जरूरत है, 33 आपका दिया हुआ है। अब मेरे पास 7 पारी का कितना है 28 है। अगले जो है 3 पारियों का आपको 32 दे रखा है। 7 3 हो गए 10। एक पारी यानी 11वीं पारी का हमको एवरेज चाहिए। डिविएशन रूल को समझिए, ये तो हर कोई समझ सकता है, कैलकुलेट करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे। लेकिन जब आप डिविएशन मेथड में आओगे तो सबका एवरेज सेम होना चाहिए। 33 11 का है तो 33 तो हर हालत में सबका होना चाहिए, पहले नंबर का भी, दूसरे नंबर का भी, तीसरे नंबर का भी, इस तरह से 5वें नंबर का भी 33 ही आना चाहिए। तो आप देखो इस 7 नंबर में 28 हो जा रहा है, तो 28 हो जा रहा है, कितने की कमी हो जा रही है? तो भाई 5 की कमी हो जा रही है। 5 की इसमें जो है कमी हो गई है। 5 कितने नंबर पर? 7 नंबर पर। तो आपको इतना जितना कमी होता है, जितना आपका एवरेज कमेगा उतना नेक्स्ट को जो है बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वह दोनों बैलेंस में होता है। तो मेरे भाई 5 की कमी, तो आप 5 कितने नंबर पर? 7। 7 पचे 35 आपको उसे देना पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर पर 5 कम रहा है तो 7 नंबर पर 35 कमेगा, तो आपको दूसरे को 35 जोड़ना होगा। फिर यहां से डायरेक्ट आप यहां चले आइए, तो आप देखिए 1 की कमी हो रही है। यहां पर 1 की कमी हो रही है, कितने नंबर पर? 3 नंबर पर। मतलब 3 जो है हमारा कम हो जाएगा, तो मुझे 3 हमें जोड़ना होगा। 1 गुना 3 हमको जोड़ना होगा। इतना हमारा जो होगा यह कितने नंबर पर होगा? तो 1 नंबर पर, तो उतना नंबर से हमको डिवाइड भी करना होता है। यहाँ 10 नंबर होते तो 10 से डिवाइड करते, 3 नंबर होते तो 3 नंबर से डिवाइड करते। ये हमारा जो है एवरेज होगा, ये हमारा एवरेज 33 प्लस 35 प्लस 3, 35 दूने 70, 1 71 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी जब आप सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू यहां पर आपको 71 मिल जाएगा। इसको हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं? डिविएशन मेथड। डिविएशन मेथड, ठीक है। अधिकांश सवाल आपके डिविएशन मेथड से बन जाते हैं, लेकिन सब सवाल नहीं बनेगा, अधिकांश सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोही क्रम में ये पहले से सजाया हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नंबर्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है। तो 8 नंबर में आपको 3 उधर 3 इधर छोड़ देना होगा। तो 3 नंबर हमने इधर छोड़ दिया, 3 नंबर हमने उधर छोड़ दिया। और इस दोनों भाई साहब को लेकर, यानी मीडियन मेरा क्या होगा? 17 प्लस n प्लस 5/2 आपको करने होते हैं। तो मीडियन पहले से क्वेश्चन में दे रखा है कितना? n-1। 17 5 हो गए आपके 22। 22 को 2 से भागा दोगे, 11 प्लस n/2। n/2 को इधर ले आओ और 1 को उधर ले जाओ, 12। तो n/2 बराबर 12, यानी n बराबर कितने हो गए? 24 हो गए। n का ही वैल्यू हमको निकालना था, तो n का वैल्यू आपका 24 हो गया। n का वैल्यू आपका 24 हो गया, ठीक है। तो n/2, ये 1 में 1/2 घटाओगे तो आपका 1/2 ही मिलेगा। ये देखिए सवाल, तो यह कौन सा है? तो यह आपका है, ये तो प्योर रेकरिंग डेसिमल हुआ, प्योर रेकरिंग डेसिमल। ये भाई साहब हो गए इम्प्योर रेकरिंग डेसिमल। मतलब इसमें जो है 9 और 0 आता है, इम्प्योर वाले में 9 0 होते हैं
और प्योर वाले में खाली 9 आता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पूरी संख्या 1 1 4 5 6 5 और उसको रेकरिंग के पहले वाला घटा देना रहता है। जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9 देना पड़ता है और पॉइंट के बाद जितने अंक नन रेकरिंग है उतना 0 भी देना पड़ता है। ये पहला वाला हो गया इम्प्योर और प्योर। मेरे बैच में जो बच्चे होंगे वो सारे इस थ्योरी को पढ़ चुके होंगे। और ये 2.67 है तो मेरे भाई जो है डिवाइडेड यह प्योर में है 267 माइनस रेकरिंग के पहले घटाना है। कितने अंक पर रेकरिंग है 2 अंक पर, तो 2 9 से हमको भाग देना पड़ेगा। यहाँ पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं छोड़ा है तो भाई नहीं देंगे हम, 0 नहीं देना है इसमें। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां पर घटा देते हैं 0, 6 में 4 गया तो आपका 2, 5 में 1 गया 4, 4 में 1 गए 3, इतना हो गया। और ये 99 0 0 इधर हम घटा दिए 265। अरे क्या आवाज कर रहा है, ओहो 1 0 आपका खत्म हो गया। ठीक है 1 0 आपके खत्म हो गए। डिवाइड है ये, हम तो माइनस लिख रहे हैं यहाँ पे। तो अब कोई कटेगा क्या, 11 342 बटे 990 और 99 चले गए ऊपर और 265 आ गए नीचे। 99 से अगर हम काट दें तो भाई 10 बार में ये कट गया। इसको काटते हैं 2 बार में, 2 से 5 बार, 2 से 6 नहीं 5 दूने 10, 6 दूने 12, 7 दूने 14, 1 इतना हो गया हमारा। ठीक है अब मेरे भाई किससे कट सकता है ये, 5 से इसको काटो तो कितना बार कटेगा, 265 जितना बार में होगा नहीं ये 5 से कटेगा उतने बार में ऊपर भी कटेगा। तो 5 और 5 दिए 15 यानी ये 53 बार में कटेगा ना, 53 बार में कटेगा। 53 और गुना कितना से ये कट सकता है, 53 से काटो अगर इसको तो आपका कितना बार में कटेगा। 53 से तो ये 5 बार कट गया, 53 से ये भाई साहब 1 बार कटे, बच गया 37, 371, 7 5 35 यानी 7 बार में। ठीक है 7 बार में आपके हो गए, यानी 107 ऊपर हो गया और 25 आपके नीचे हो गए। 107 ऊपर 25 नीचे, 25 से भाग दोगे 25 चौका 100 और 7 पूर्णांक 25। ये आपके आंसर होंगे सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, बढ़िया क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था। ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। जहां दिक्कत है तो जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन में एक था इम्प्योर और दूसरा था प्योर रेकरिंग डेसिमल। एक वाले में 9 0 मिलेगा, एक वाले में सिर्फ 9 9 ही मिलेंगे। और उसके बाद कैलकुलेशन तो आपके अपने हाथ में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो 2 स्टेशन है यहां पर, दिल्ली से जाना है अमृतसर, निकल पड़ना है। इसके बीच जो है 4.5 किलोमीटर का, और ये यार धुआं इतना जो है पोल्यूशन वाला। एक ट्रेन 4 बजे सुबह सुबह निकल जाती है, किस रफ्तार से, 60 की रफ्तार से, दिखाई दे रहा होगा तुम लोग को। और फिर दूसरी ट्रेन अमृतसर से निकलती है 3:20 में, 3:20 में किस रफ्तार से, 80 की रफ्तार से ना। ये हो गए। अब कह रहा ये दिल्ली से कहां पर जाकर मिलेगा, ये बात आपको पता लगाना। ठीक है थोड़ा सा धुआं धुआं हो गया है क्लासरूम में, 1 सेकेंड आप लोग बनाइए या इसको बनाकर जाते हैं। तो ये 30-20 मतलब 3:20 यानी 40 मिनट बाद ये खुला है। कि भाई साहब 40 मिनट तक दौड़ते रहेगा ना, 40 मिनट तक। कौन है ये, सेकेंड वाला इसका नाम रख देते हैं, और ये फर्स्ट। सेकेंड
की दूरी जो होगी, सेकेंड ट्रेन की दूरी, तो भाई 80 की स्पीड 40 मिनट, तो ये हो गए आपके 2 और ये हो गए 3, मतलब 160/3 किलोमीटर यह चल चुका होगा। ठीक है, यह 160/3 किलोमीटर चल चुका होगा, तब जाके आपका पहला ट्रेन 4 बजे वो खुलेगा। तो भाई मिलने में उसे कितना समय लगेगा, तो इतना ही 160/3 को रिलेटिव वेलोसिटी से कवर करना पड़ेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, इधर से 60 उधर से 80, 140 हो गए अपोजिट डायरेक्शन में, 140 किलोमीटर प्रति घंटा, 160 3 गुना 140। ठीक है, तो मेरे भाई 0 आपका खत्म हो गया, ऊपर 8 नीचे 21, इतना घंटा उसको मिलने में लगेगा, 8/21 घंटा उसको मिलने में लगेगा। अब मेरे भाई जो है कहां से बात कर रहा है, नहीं 160/3 किलोमीटर तो वो चल चुका है, वो अकेले चला है ना, अकेले चला है वो। ठीक है, 160/3 तो वो अकेले चला, उसको थोड़े कवर करना पड़ेगा। तो 450 में 160/3 अगर हम लिखेंगे तो मेरे भाई यह जो है इतना दूरी को वह जो है रिलेटिव वेलोसिटी तय करेगा, क्योंकि दोनों चलेगा तब नहीं, ये तो अकेले खुद दौड़ गया था ना, तो इतना जो है हमारा इतना गैप बचेगा उसका। तो 0 5 3 15 4 3 12 13, 1350 में अगर आप 160 निकाल दे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 1290 हो जाएंगे। 1200 आपके 50 इधर निकल गए, 10 फिर उधर निकल जाएगा, 1290/3, 3 से अगर आप काटोगे 4 3 12, यानी 430 किलोमीटर अभी भी आपके जो है बचे हुए हैं। और यही 430 किलोमीटर रिलेटिव वेलोसिटी से मतलब 140, 80 और आपके 60 हो जाएंगे, तो ये आपका 140 में हो जाएगा। इतना घंटा में यानी 43/14 घंटा भी जो है कैलकुलेटिव जो है ज्यादा हो रहा है। 430 किलोमीटर उसके पास बच गए हैं। ठीक है, हमने कैलकुलेशन सही किया है क्या, 0 5 3 15 4 3 12 13, 160 अगर हम घटा दे तो इधर से आपका जो है, अच्छा मेरे भाई 60 ही हम घटाए हैं, 1190 हो जाएंगे, 1100 आपके 90 हो जाएंगे /3। मेरे भाई ये तो कटेगा ही नहीं, 29 हो गया। ठीक है, 1190 आपके 3 हो जाएंगे। ठीक है, 1190/3 को वह 140 की स्पीड से तय करेगा, यानी 1190 3 गुना 140, 0 खत्म। अगर आप 14 से भाग दो तो लग जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं लगेगा। 119, 3 से 9 1 10 1 11, ये भी नहीं कट रहा है, 14 से काटे तो 126 तक रह जा रहा है, 8 से नहीं होगा, 112, 7 से नहीं होगा, तो बड़ा ही पेचीदा जो है काम हो रहा है। इतना घंटा उसको मिलने में लगेगा, इतना घंटा उसको मिलने में लगेगा। और दिल्ली से पूछ रहा है तो 60 की स्पीड पकड़ेगा तो वो कटेगा भाई साहब, अप्रॉक्स में आ जाएगा। जरूर कहीं न कहीं हम गलती कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग बताइए जल्दी से, हम कहाँ गलती कर रहे हैं भाई साहब। हमने तो सारी चीजें जो है आपकी जो है सारी चीजें सेम ले ली है। 4 PM में ये निकल रहा है 60 की स्पीड से, वह भाई साहब जो है 3:20 40 मिनट तक वह, ठीक है 40 मिनट 80 की स्पीड से 160/3 चले गए। अब उसके पास बचा कितना, तो भाई 160/3 450 में से घटा देंगे तो 3 हमारा 45 से 135 तो होता ही है। ठीक है, 1190, 0 15 में 9 6 गया 9 और आपका 12 में 1 गया तो आपका 1190, बिल्कुल सही है। अब वह रिलेटिव वेलोसिटी में तय करेगा तो अब अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों जोड़ना ही पड़ेगा, 8 6 14 140 हो जाएंगे। इतना ही घूम फिर के हो रहा है, इतना ही आपका हो रहा है। ठीक है, आप जरा सा देखो कि इसमें हमने क्या गलत किया है, जल्दी से बताओ क्या गलत हमने किया है यहाँ पर। इसके आंसर कितने हैं, 170 है भाई साहब, 170 आएगा क्या,
संभव ही नहीं है, 170 तो संभव नहीं है। जल्दी से देखो हम लोग क्या गलत किए हैं। नहीं, कुछ भी हमने गलती नहीं किया, सारी चीजें तो हम ले ही चुके हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, कर किसी को कटना होगा तो कटेगा। अब जो है इतना समय में वह जो है तय करेगा। तो अब यहाँ 60 की स्पीड से उतना देर तक वो चलेगा तो कितना दूरी तय करेगा। सारी चीजें सही है। 119/3 गुना 14, ये हो गया दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल उसकी कितनी है? 60 है हमारे पास। ठीक है, तो 3 से अगर हम इसको 20 काट दें, हो गया, कट गया। यहाँ पे 10 से इसको काट दिए और ये भाई साहब हो गए 7। ठीक है, ये भी हमारा सही है। 7 से कटेगा क्या? ये 7 दूने 14, 7 ही कहीं 7, 7 ही कहीं 7 हो गए 49, 7 49। अरे कट गया भाई। 170 किलोमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 170 किलोमीटर आपके सही आंसर है। ठीक है, एक बार और जो है इसे हम समझ लेंगे दोबारा। सबसे पहले जो है 4 बजे ये भाई साहब 60 की स्पीड से जा रहे हैं और वह 3:20 में 80 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यह 40 मिनट तक अकेले दौड़ेगा। 40 मिनट में उसने कितना दूरी तय कर लिया? 160/3 किलोमीटर उसने अकेले तय कर लिया। अब मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी में जो दौड़ने के लिए बचा कितना है? 190/3 किलोमीटर अब मेरे पास बचे हैं। ये हो गया आपका 1190/3 और वह जो है 140 की स्पीड से 60 और 80 140 की स्पीड से जाएगा तो आपका इतना जो है घंटा समय लगेगा। अब इतना देर कौन चलेगा? उधर से पूछ रहा है तो 60 की स्पीड, तो मेरे भाई 170 किलोमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 170 किलोमीटर आपके जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब यहां पर जो है डायग्राम देखो क्या लिखा है। कह रहा है कि जो है नीला शिक्षण शुल्क के लिए, टीचिंग फील्ड के लिए है। तो नीला सब तो ब्लैक नजर आ रहा है, तो यहाँ पर नीला पीला का है। लाल जो दिखा रहा है किताब और स्टेशनरी के लिए। ठीक है, और फिर हरा दिखाता है परिवहन शुल्क, बैगनी दिखाता है टोटल अदर खर्च के लिए। ठीक है, तो ये ले लेते हैं हमारा टीचिंग फील्ड के लिए। ये 40%, यहीं से शुरुआत करते हैं, यहीं से ठीक होगा। स्टेशनरी के लिए आपका 30 हो जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपका 20% और ये आपका 10%। ठीक है, करके देखें। कुल आय दिया हुआ है 27 और 3 2 5, यानी 2,70,00,000 आपके हो गए। 27000000। ये टोटल हो गए 100%। ये आपका हो गया 100% की बात। यदि कुल स्कूल खर्च कुल आय का 1/3 है, कुल आय का 1/3 है, तो शिक्षण शुल्क और परिवहन शुल्क पर खर्च की गई राशि ज्ञात करें। ठीक है, ये टोटल हमारा जो है 100% है। 1%, उसका 1/3 भी निकालना है। 1/3 आपको निकालना है। ठीक है, और शिक्षण शुल्क चाहिए, टीचिंग फी आपका 40% है ये वाला, और परिवहन शुल्क 20% है। 40 और 20 कितने हुए? 60 हुए। मतलब इसका हमें 60% निकाल देना है। 60% निकाल देना है। 2 0 तो आपके यही खत्म हो गए। 3 से काटोगे तो 20 हो जाएगा। 27 दूने हो गए 54, 3 और 1 4 0, 1 2 3 4। मेरे भाई सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसको आप जो है रेड कलर या कलरफुल नहीं दिया हुआ है भाई, वहां से लिख लेना अपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है काम को कुल देय राशि 800 रुपया है। सी अकेले उसे जो है 24 दिन में कर सकता है, बी 8 दिन में, और अगर एक ही सहायता लेता है, कौन? बी सी। अगर एक ही सहायता लेता है तो 3 दिन में काम पूरा कर देता है। एलसीएम आपके हो जाएंगे 24, 8 या 24 और ये आपका 8 हो गया। ठीक है, 24 एकम 24, 8 या 24। तो ये हमारा हो गया 1 3 और 8 का जो है ये बन गया। और कह रहा है कि जो है किसका हिस्सा चाहिए? ए का हिस्सा चाहिए। तो इस 8 में 3 व्यक्ति छुपा हुआ है, सी बी और ए। सी का हो गया 1, बी का हो गया 3, तो मेरे भाई ए का कितना होगा?
4 होंगे, तब जाके टोटल 8 हो जाएगा। तो 8 का जो वैल्यू दे रखा है, 8 का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 800। 8 का वैल्यू 800 कट गया 100 और 4 का वैल्यू कितना 400 इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 400 इस क्वेश्चन का जो है आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 400 सही है। नेक्स्ट, दोनों को गुना करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको चाहिए इस टाइप के। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर ये घट जाएगा तो माइनस 3x और इसको इधर ले आएंगे -6 हो जाएंगे आपके। तो ये नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना था, मल्टीप्लाई करके ले आए। एक बेलन के आधार की त्रिज्या को 4 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 16 सेंटीमीटर आपको कर दी जाती है, लेकिन इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। मतलब जो है कर्व सरफेस एरिया पहले भी और कर्व सरफेस एरिया बाद में भी बढ़ाने के बाद इक्वल ही रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उसका हाइट बढ़ गया होगा, हाइट बढ़ा होगा या घटा होगा, यही चीज हुआ होगा। तो कर्व सरफेस एरिया 2πr(h) होता है। पहले 4 था और पहले की ऊंचाई 4 थी, अब आगे 2πr, 4 को बदल देना है किसमें, 16 में। और पूछ रहा है कि ऐसा करने पर जब बराबर हो जाते हैं तो आपके हाइट कितने होते हैं। 2π कैंसिल, 4 चौका 16 कैंसिल, मतलब h बराबर कितने हो गए, 1 हो गए। यानी हाइट में जो है चेंजिंग आ गई है, वो 4 से 1 हो गया है। इस वजह से दोनों सेम। 20% तो मेल हो गए आपके, फीमेल आपके जो है 50% है, 70 तो यही हो गया। तो चिल्ड्रेन आपके 30% होंगे, यही बात हो सकती है, तब न जाके 100 होगा। उसका औसत पूछ रहा है, तो औसत पूछ रहा है, तो यानी टोटल आपके अगर 100 है तो मेल आपके जो है 20 है, फीमेल 50 और चिल्ड्रेन 30। ये क्वांटिटी हो गई। और जो है आप एवरेज की बात करोगे तो एवरेज उनका क्रमशः 45, 60, 20 और समूह का हमने मान लिया x, टोटल समूह का। तो आप क्वांटिटी को आप काट भी सकते हो, 0 0 0 0 खत्म। ये हमारा टोटल है। 45 दोने हो गए 90, 6 पचे हो गए 300 और 3 दोने हो गए 60। ये हो गया आपका 10x। ये सब अगर हम जोड़ देंगे तो वह 10x के बराबर होगा। अभी भी आप 0 आप 1 कैंसिल कर सकते हो। x बराबर आपके आ गए 30 6 36 और 36 और 6 45 टोटल आ गए। 45 इस क्वेश्चन का एवरेज हो जाएगा। 45 जो है आपके एवरेज हो जाएंगे। ठीक है, तो तुम लोग आंसर नहीं दे रहे हो भाई साहब, जी के आगे बढ़ते हो, आंसर देते चलो। करा एक 10,000 रुपया का साड़ियां और सूट खरीदा, प्रत्येक साड़ी का जो है 1500 मूल्य है और प्रत्येक सेट का जो है 1000 मूल्य। तो सिंपल सी बात है भाई, आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हो इसको। 3 साड़ी मान लो खरीदे 4500 और 5 वो 5000, 5000 4500, 9500 पर ही रह गए। 2 गो साड़ी खरीदो 3000 और ये 6000, 6 3 9000 पर रह गए। 5 गो साड़ी 7500 और 3 गो जो है 3000, 75 10,500 चले गए, खत्म। 4 गो साड़ी खरीदो तो 15 चौका हो गया 60, 6000 और 4 गो सूट खरीदोगे तो 4000। यही है वो, यही है डी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर होंगे। यानी आपको 4 साड़ियां और 4 सूट खरीदने होंगे। अगर आप देखें 8:43 में, यानी अगर आप चाहे तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 10,000 मान लो कि साड़ी हमने जो खरीदा x और सूट हमने खरीदा सूट खरीदा हमने 10,000 माइनस x। ऐसे भी डिटेल से सॉल्व कर सकते हो। यह 1500 तो 1500x हो गया और ये भाई साहब जो है हमारे 4000 सॉरी 1000। और ऐसा करने के बाद फिर से आपके 10,000 हो जाएंगे। बस सॉल्व कर लेना, x बराबर 4 आएंगे और फिर 4 कितना है 10,000 में कुछ साड़ियां कुछ सूट खरीदे। ठीक है, कुल संख्या 8 है। 8 को हम लोग बैलेंस करना था, ये 10,000 को हम बैलेंस कर लिए, तब तो एक और समीकरण निकालना पड़ेगा। 8 है हमारे पास, साड़ी है x
और मेरे पास 8 माइनस एक्स सूट हो गए। एक्स हो गया ये 1500, 8 माइनस एक्स करोगे यह जो है कितना 1000, और ऐसा करने के बाद आपको 10,000 हो जाते हैं। वही एक्स का वैल्यू 4 हो जाएगा, इधर भी आपके 4 हो जाएंगे। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो बाय ऑप्शन अभी किए ना, बाय ऑप्शन किए हैं, बाय ऑप्शन ही कर लोगे। 12 वर्ष में ब्याज दर आपको अंक तक निकालना है। साधारण ब्याज कोई दर दुगनी हो जाती है। दुगना कहने का मतलब क्या, अगर प्रिंसिपल 1 रुपया है तो अमाउंट आपके 2 रुपये हो जाएंगे, और एसआई आपका 1 रुपया बढ़ गया है। तो जब एसआई यानी प्रिंसिपल और एसआई दोनों जब बराबर हो, जब एसआई और प्रिंसिपल दोनों जब बराबर हो, तो मेरे भाई जो है क्या निकालना है, यहाँ रेट निकालना है। तो सीधे 100 को टी से भाग देना पड़ता है, ऐसा होता है। समझ गए? ये कहीं पर लिख लेना है। जब प्रिंसिपल और एसआई दोनों बराबर होंगे तो मेरे भाई सीधे जो है आर बराबर 100/t लगाना है। तो रेट बराबर 100, और 100 को आप 12 से भाग दोगे तो 25/3 हो जाएगा, यानी 8.33% आ जाएंगे। 8 3 24 बचेगा 1/3, 3 हो जाएंगे। मतलब ए नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर। ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। एक और कैलकुलेटिव सवाल था, अभी तक मिला नहीं वो। मंजीत अपनी आय का 40% खर्चा कर देता है तो बचाता कितना है? 60% बचाएगा। सिंपल सवाल है। 60% 18,000 के बराबर। 1 0 खत्म, 6 काटोगे 300 आ गया। कह रहा है उसकी आय बताइए। 100% आपको निकालने कह रहा है। तो 100% में 2 0 पहले से, 2 0 हम लगा देंगे, तो सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वो सवाल है कैलकुलेटिव जो आपको जो है कैलकुलेशन लंबा है। 95 नंबर सवाल। ये सेट नंबर जब पहला हम डिस्कशन कराए थे उसमें भी ये सवाल था, और उसमें टोटल कितना आया था? 800 समथिंग आया था। डी नंबर शायद ऑप्शन आया था। हाँ बिल्कुल डी, वही क्वेश्चन है ये, यही आंसर आया था। तो कह रहा है कि सचिन पहला पेन फर्स्ट के बारे में बात कर रहा है, वह 630 रुपया में खरीद लेता है, उस पर 70% प्रॉफिट लेता है। मतलब इसका जो है 170% ये मेरा सेलिंग प्राइस हो चुका है। अब सेलिंग प्राइस इतना हो चुका है, अब वह कहता क्या है कि भाई आपको छूट देने होंगे। तो कह रहा है मोल तोल करता है तो कहता है 9% आप छूट दे दो, तो 91% का वो पैसा लेगा, 91% का वह पैसा लेगा। ठीक है, इतनी बातें यहां पर कह रही है। फिर सेकेंड वाले में क्या हो रहा है? सेकेंड वाले में मोल तोल नहीं किया है, सीधे 71% लाभ पर बेच दिया। तो भाई 722 है, 722 और 71% मतलब 171% ये हो गया। इतना हमारा ये हो जाएगा। अब कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा भाई। कैलकुलेशन करने के बाद इसका टोटल आ रहा है 974.61 ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमको सिर्फ प्रॉफिट ही निकालना है, तो हम 171% न लेकर सीधे 71% ले लेंगे, तो यह सीधे हमको प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें डिस्काउंट भी लेना है। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। तो अब जो है हमें प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट में हमको 630 घटाना होगा। 630 हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना? 61.4 और ये 4 और ये 3, 344.61 आ जाएगा। 344.61 आ जाएगा आपका ये प्रॉफिट पहले वाले का। पहले P1 लिख देते हैं और इसको P2 लिख देते हैं। ठीक है, ये दूसरे वाले का प्रॉफिट कितना आ जाएगा? तो आपके आ जाएंगे 512.62 आ जाएगा। कैलकुलेटिव है इसलिए जो है हम पहले से ही करके लाए हुए हैं। 344.61 और ये आपका जो है 512.62 हो जाएंगे। अब टोटल आप जोड़ लोगे, P1 आपका है 344.61 और P2 आपका है 512.62
तो जोड़ दो, टोटल हमारा कितना हो जाएगा, तो भाई 3 हो जाएंगे और 6 6 12 23 हो जाएगा, वही 857.23 आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इतने आपके जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। इस टोटल में आपको 3 क्वेश्चन पे स्क्रीनशॉट लेने होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। ABCD एक समांतर रेखा दिया हुआ है, ठीक है। समांतर रेखा ले लिया हमने, AB, और एक तिर्यक छेदी रेखा भी दिया हुआ है, और तिर्यक छेदी रेखा का नाम है PQ। AB और CD के क्रमशः E पर और F पर जो वह मीट करता है। PEB ये दिया हुआ है आपको 56 डिग्री, ये दे रखा है 56। करा G, AB और CD के बीच में कोई G पॉइंट है, इस प्रकार है कि BEG, ये यहां मिला दिए तो यहां पर आपको कितना डिग्री दे रखा है, तो यहां पर आपको 32 डिग्री दे रखे हैं, 32। GFE, G इसका नाम है GFE, उधर ये हमको दे रखा है कितना, तो ये 47 डिग्री दे रखे हैं। EGF निकालना, EGF यानी ये वाला पोर्शन आपको निकालना है, ये आपको इससे बात कह रहा है ऐसा क्वेश्चन में। तो आप जानते हो किसी भी जो है एक लाइन यहां से यहां तक अगर जोड़ेंगे, ये पूरा हमारा कितना बनेगा, तो 180 डिग्री होना चाहिए। लिनियर पेयर है हमारा, तो 180 होना चाहिए। तो ये हो गए 56, ये हो गए 32, और इधर वाला पार्ट कितना होगा, तो 56 32, 180 में आपका जो है 56 और 32 आप निकाल दो, तो मेरे भाई 56 और 32 कितने हो गए, तो 88 हो गए। 88 हो गया, 80 निकाल दो, फिर 18, 92 डिग्री होगा। तो ये वाला वैल्यू जो है, यानी उसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका GEF आपका कितना, 92 डिग्री हो गए, ठीक है। एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 92, ये 47, अब बचे कितने, तो मेरे भाई एंगल EGF बराबर आप कहोगे 180 डिग्री माइनस 92 और 47, ये हो गए 180 माइनस, अब अगर आप घटा दो 9 और 9 4 13, 139 हमने निकाल दिया, तो मेरे पास कितने बच गए, 41 डिग्री बच गया। 41 डिग्री आपके करेक्ट आंसर होंगे। डी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। 41 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बस सिंपल सा है कि लीनियर पेयर हमने लगाया है और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आप जो है इसको शॉर्ट कर सकते हो। कह रहा है कि 4 नंबर्स दिए हुए हैं, चारों नंबर में आप ऐसा क्या जोड़ोगे, 26 प्लस एक्स, मान लो एक्स जोड़ेंगे, 40 प्लस एक्स, सबको प्रोपोर्शनल के फॉर्म में लाना है, 22 प्लस एक्स और 34 प्लस एक्स, ऐसा जो है। और कह रहा है एक्स का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा, एक्स का ऐसा कौन सा वैल्यू लाओगे और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो मेरे भाई एक नियम आप लोगों को सिखा देते हैं। ABCD 4 गो नंबर होते हैं, अगर आप इसमें एक्स जोड़ेंगे, एक्स अगर आप जोड़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। तो एक्स का अगर आपको वैल्यू चाहिए, देखो याद कैसे रहेगा, ये देखो A को D से गुना करना है तो हो गया AD, माइनस B को C से गुना करना है BC, ये हो गया हमारा। डिवाइडेड आप A को D से जोड़ना है, माइनस B को C से जोड़ना है। और मेरे भाई यही जो है हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, यही आपका जो है x का वैल्यू होगा, यही आपका x का वैल्यू हो जाएगा। इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट जल्दी से लो और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये आप x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा क्या है, 26 40 22 34, 26 40 22 34 ABCD। अब वही x का वैल्यू चाहिए तो AD गुना करेंगे, मतलब 26 गुना 34,
फिर BC गुना करेंगे, यानी 40 गुने 22, ये हो गया। फिर उसके बाद A को D से जोड़ देंगे, 34 प्लस 26। अब फिर उसके बाद इस दोनों को जोड़ देंगे, 40 प्लस 22। अब पॉजिटिव आएगा ठीक है, नहीं अगर निगेटिव आएगा तो उसको हम पॉजिटिव बना लेंगे, मोड लगाए हुए हैं यहाँ पे। तो नीचे तो हम आराम से काम कर सकते हैं, हमारा जो है कितना हो जाएगा, तो ये आपके 60 हो जाएंगे और इधर आपका 62 हो रहा है, तो नीचे हमारा -2 आ गया। ठीक है, -2 नीचे आ गए। ऊपर की बात करें, गुना करने के 22 चौका आपका 88, यानी जो है 880 हो जाएंगे। अब रह गया बात 26 को 34 से गुना करने के बाद 6 चौका हो गए 24, बच गया 2, 4 दूने 8, 6 3 18, तो मेरे भाई 2 जोड़ देंगे तो 28, भाई 28 आ गया। 28 का 8 बच गया आपके 2, 3 दूने 6, 2 8, 884। ठीक है, तो 884 में 880 चला गया, 4 4 को 2 से भाग देंगे 2, मेरे भाई आ जाएगा, यानी जो है x का जो वैल्यू होगा वह हमारा 2 हो जाएगा। बहुत अच्छा रूल है ये आपका, जो है बहुत आसानी से जो है काम हो जाएगा, यानी x बराबर आपके कितने हो गए, 2 हो गए। यहां पर बैलेंस करने के लिए आपको जो है प्रोपोर्शनल के फॉर्म में लाने के लिए x का वैल्यू 2 हो गया। आंसर यहां नहीं हुआ है, अभी आपसे पूछ रहा है ये सारे नंबर, तो आप x का वैल्यू रखोगे और उससे y का वैल्यू निकालोगे। 4 दूने कितने हुए 8, y फिर y, और यहां पर रखोगे 7 दूने 14, 14 में आपके 2 जाएंगे तो मेरे भाई ऐसे 14 में आपके 6 जाएंगे तो 8 बच जाएंगे। अब y ये बाहर बाहर गुना होता है, ये भीतर भीतर, y स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर, तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आपका 8 आ गया। ठीक है, तो भाई ये रूल आपका जो है बहुत जगह काम देगा, ये आप जो है बेहतर तरीके से कहीं पर लिख लो। ठीक है, ये वाला रूल तो आपको बहुत जगह काम देगा। इस तरह के रेशियो प्रोपोर्शनल में बहुत सारे सवाल पड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10,000 रुपया है, ठीक है, 6,000 घर पर लगा दिया, किराया पर 2500, बिजली बिल पर खर्च कर दिया, बाकी धनराशि, धनराशि लिखना चाहिए तो धनराधि लिख दिया, उसकी मासिक बचत है। तो 6,000 और 2500 यानी जो है 8500 उसने निकाल दिया, तो मेरे भाई 15 उसने बचत कितना किया, बचत किया 1500 रुपया। हर एक महीना उसने 1500 बचत किया। ठीक है, अब कह रहा एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए यदि उसके जन्मदिन के महीने पर उसने सारी बचत जन्मदिन पर खर्च कर दी। ठीक है, जैसे जो है अब आपका जन्मदिन जो होगा जिस मंथ में, उस मंथ में आप 1500 बचा रहे होंगे, लेकिन जिस मंथ में आप जन्मदिन मना रहे हैं, जैसे ही मनाना शुरू करेंगे वो 1500 रुपया आप उस पर इन्वेस्ट कर देंगे। तो मतलब एक महीना तो ऐसे ही खत्म, 1500 गुना 11 महीना ही रहेगा, तो ये साल भर में कितना बचत करता है, 11 महीने का बचत करता है। तो भाई 0 0 165 होते क्या, 165 आपका करेक्ट आंसर। समझ रहे, 12 क्यों ने गुना किए, एक महीना जिस दिन आपका जो है, जिस मंथ में आपका जन्मदिन है उस मंथ के सैलरी आपने जो है यानी बचत आपने जो है अपने जन्मदिन पर बैलून तैलून लगाने, केक लाने में जो है बिता दिया होगा तुमने। कर्व सरफेस एरिया 5400 दे रखे हैं, 5400 पाई, और इसका आधार का व्यास तो रेडियस हो जाएंगे 72, पाई आर एल होता है। कर्व सरफेस एरिया शंकु की वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, पाई आर एल तो होता ही है भाई, पाई आर, आर के जगह हम जो है यहां पर 72 रख देंगे और एल नहीं मालूम है, पाई पाई कैंसिल, 72 से काटो तो मेरे भाई जो है 72 से काटोगे 18 चौका 72, 18 तिहाई 54। ठीक है, 4 से काटोगे 2 को सुनना को तो 25 आ जाएंगे। एल बराबर आपके आ गए 75, एल बराबर 75। और शंकु में आप जानते हो कि एक जो है हमारा क्या है, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप जानो ये 7 24 25 होता है ना, 7 24 25 ये ट्रिपलेट होते हैं। तो अगर रेडियस आपका कितना बन चुका है, तो रेडियस आपके जो है, रेडियस और ये इधर उधर हो सकता है, ये हमारा जो है
7 नहीं है। ये हमारा जो है रेडियस दे रखा है, ये हमारा स्लेंट हाइट और ये हमारा तब h हो जाएगा। यहां कर है 25 तिया 75, 75 तो 24 तिया हो गए 72, 7 तिया हो गए 21। यानी अगर आपका जो स्लेंट हाइट अगर 75 है, रेडियस अगर 72 है, ये दोनों चेंज करते रहता है, ये फिक्स रहता है, तो यहां पर 21 हो जाएंगे। तो हमको हाइट ही मांग रहा था, इसलिए हाइट कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा इस क्वेश्चन का। मतलब अगर फिगर ड्रॉ करे तो मेरे भाई जो है हाइट 21 है, यह आपका जो 72 है, तो ये आपका 75 है। तो हाइट आपका जो है 21 आ गया है। ठीक है, आगे बढ़े तो मेरे भाई टाइम भी हो गया। यहाँ पर एक मीनार के जो है यहाँ पर शीर्ष भूमि पर उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो 1/√3 का रेशियो चलेगा। मीनार की ऊंचाई बताइए, तो ये √3 का वैल्यू दे रखा है 48, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 48/√3 हो जाएंगे। और इसको रेशनलाइज कर देंगे √3 से, तो √3 हो गया 3, इसको काटोगे 16 तिहाई, यानी 16√3 कहाँ है, सी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके 25 बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ। कुछ क्वेश्चन पे आपको जो है खुद से काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम काम करेंगे तो यहाँ पर जो है टाइम लग जाएगा, इसलिए हमने जो है वहां पर कैलकुलेटिव करके रखा था वहां पे। ठीक है, और अभी जो है नेक्स्ट बैच है 9 बजे से, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले डिस्कशन में कल दोबारा। तब तक ले गुड बाय, टेक केयर। और रीजनिंग अभी होगी, आप लोग बने हुए रहिए। सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आ जाइए बाबू, अपना सेशन हम लोग ऑन करते हैं आज। और देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होगे, सिटिंग अरेंजमेंट से बिलोंग कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, CDEFS और T यानी टोटल 2 4 2 6 7 लोग हो गए। प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के अलग अलग दिनों में होती है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे। सबसे पहला यही काम करेंगे। फिर कहता है कि F की परीक्षा शुक्रवार को होती है, तो जो F की परीक्षा होने वाली है बच्चे, वो फ्राइडे को होने वाली है। T और F के बीच में 2 लोग हैं। जब F फ्राइडे को है तो 2 लोग नीचे रख नहीं सकते, तो 1 और 2 लोग रख करके हम T को कहाँ रख लेंगे, तो ट्यूसडे को। E और T के बीच केवल 4 लोग हैं, तो 4 लोग ऊपर नहीं जा सकते, तो 1 2 3 और 4 लोग छोड़ दे, तो फिर हमें E को रखना होगा संडे को। S की परीक्षा U के ठीक बाद होती है। अब U के ठीक बाद होने का मतलब U और S हमेशा साथ में रहेंगे, तो ये व्यवस्था सिर्फ यहीं पे बन पाएगी। तो S की परीक्षा U के ठीक बाद होती है। D की परीक्षा सोमवार को नहीं है, तो D की परीक्षा जब सोमवार को नहीं है तो D की परीक्षा शनिवार को होगी। अब कहता है D से पहले और C के बाद, तो C मंडे को आ जाएगा। D से पहले और C के बाद कितने लोगों की परीक्षा हुई, तो 1 2 3 और 1 4 लोगों की परीक्षा हुई। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसके लिए बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, S की वैल्यू 19 होती है, W की वैल्यू 23 होती है। 4 ऐड कर दोगे 23 पे पहुंच जाओगे। A की वैल्यू 27 भी रख सकते हैं, 23 में 4 जोड़ोगे 27 होगा। 27 में अगर A को 1 माने तो 4 जोड़ने पर 5 हो जाएंगे। इसका मतलब है बच्चे अब 5 में हम लोग 4 जोड़ेंगे और 5 4 वैल्यू 9 आएगा, यानी I से आएगा। ये दोनों ऑप्शन हमारे कट गए और 2 ऑप्शन अभी भी जीवित बचे हुए हैं। अब देख लो, 11 से 15 आने का मतलब है बाबू 4 जोड़ देना, और 15 से 19 होने का मतलब है 4 जोड़ देना, 19 से 23 होने का मतलब है 4 जोड़ देना। 23 में 4 जोड़ोगे बाबू 27 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा और सी हमारे लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर हम लोग बाबू ऑप्शन नंबर सी को लगाएंगे। देखिए KF का संबंध किसका, तो KF17 का संबंध दे रखा है HB और 6 से। अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपके पास है तो K की वैल्यू 11, H की वैल्यू 8, यानी 3 माइनस करोगे
6 से 2 आने के लिए 4 माइनस करोगे और यहाँ पे आप अगर 11 माइनस करते हो तो वैल्यू मिलती है। अब सेम काम आपको LP -6 के साथ करने हैं। किसके साथ? LP -6 के साथ करने हैं। तो ध्यान से देखिए, 12 में 3 घटाओगे और 16 में कितना, तो 4 घटाओगे 12 और इसमें -11 घटाओगे तो देख लीजिए 12 में से 3 गया 9 बचेगा, 16 में से 4 गए तो 12 बचेंगे। IL एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, आगे सोचने तक की जरूरत नहीं है। तो आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी आएगा। देखिए P की वैल्यू 16 और T की वैल्यू 20 होती है। आप 4 जोड़ोगे ना तभी 20 मिलेगा। तो देख लो 19 में 4 जोड़ोगे 23 मिल जाएंगे, 2 में 5 जोड़ोगे 7 मिल जाएंगे, 19 में 4 जोड़ोगे 23 और 14 में अगर 4 घटाओगे तब आपको 10 मिलेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके पहले ही से कैंसिल हो चुके हैं। अब ध्यान से देखिए 9 से 13 होने का मतलब है फिर से आप 4 जोड़ोगे तो 23 में 4 जोड़ोगे बच्चे 27 हो जाएगा और 16 में से 4 घटाओगे तो 12 होगा। ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा और ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बस कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। ए जहां दिखता है ना आप वहां डिवीजन का साइन लगाओगे और बी के स्थान पे आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओगे, वहीं सी के स्थान पर एडिशन और डी के स्थान पे सब्ट्रैक्शन लगाओगे। तो देखिए तो 45 इंटू 14 बाई 21 माइनस 17 प्लस 25 हम लिख सकते हैं इस वैल्यू को। अब यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो देख लो 7 दूना 14 कट गए और 7 तिया 21 कट गए, 15 तिया 45 कट गया, यानी 15 दूना 30 और प्लस 25 जोड़ लो और उसमें से 17 को माइनस कर लो। 30 20 50 5 55 हो गए, 55 में हम 17 को माइनस करेंगे तो 15 में से 7 गया 8 बचा, 4 में से 1 गए 3 बचे, वैल्यू 38 आएगा जो कि स्पष्ट रूप से हमें ऑप्शन बी में दिखने को मिलता है। तो आंसर हम लोग बी को करेंगे। कहता है सर 54 को हमने 59 लिखा, तो बच्चे 54 को 59 लिखने के लिए अगर हम 5 ऐड कर दे तो काम हो जाएगा। इसी तरह 30 को कहता है कि हमने 35 लिखा है तो 5 जोड़ दे तो हमारे पास 35 हो जाएंगे। इसी पैटर्न पे 11 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो इस पैटर्न के अनुसार आंसर 16 आएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें स्पष्टता देखने को मिल रहा है। तो आंसर हम लोग ए को लगा लेंगे। ठीक है, देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न है। ठीक है, किसका प्रश्न है बाबू? तो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। बस समझ लो कि कोडिंग डिकोडिंग की काम यहां से शुरू होती है। कहता है सर यदि पहला अवयव एक संख्या है जो कि है और अंतिम अवयव एक प्रतीक है जो कि नहीं है, तो पहला शर्त अप्लाई नहीं करेंगे। पहला अवयव एक सम संख्या है जो कि है और अंतिम अवयव एक विषम संख्या है जो कि है, तो पहले और अंतिम अवयव के कूट अवयवों को किसके रूप में कूट करना है बताया ही नहीं। अच्छा, इसके रूप में कूट करना है, यानी यहां ये हो जाएगा। अब देख लो ये वाली ऑप्शन और ये वाली ऑप्शन कैंसिल हो गई। अब आगे चलते हैं। यदि दूसरा और तीसरा दोनों अवयव पूर्ण वर्ग है, नहीं है, तो तीसरे अवयव का कूट जब है ही नहीं तो हम आगे सोचेंगे ही नहीं। तो देखिए 7 के लिए हम क्या लिखेंगे? तो जे लिखेंगे और 3 के लिए हम के लिखेंगे, यानी हमें जे के चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बच्चे स्पष्टता देखने को मिल रहा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। ध्यान देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में मिल्क की बात करें, किसकी बात करें? तो मिल्क की बात करें, तो मिल्क को हम लोग TPSR लिख रखे हैं। ठीक है, देख लो क्या कर दिया है। 13 से 20 होने का मतलब 7 बढ़ गए ना, और 9 से 16 होने का मतलब फिर से 7, 12 से 19 आने का मतलब फिर से 7 और 11 से 18 होने का मतलब फिर से 7। यानी कह सकते हैं कि सर पूरी व्यवस्था में 7 को ऐड कर दिया गया है। अब नेशन के लिए चाहिए बाबू, NATION, नेशन के लिए चाहिए हमें पूरी व्यवस्था में कितने ऐड करने होंगे? तो 7 ऐड करने होंगे। तो देखो 14 और 7 20, 20 का मतलब 14 और 7 20 आने चाहिए। अच्छा,
नेशन शब्द दिए गए विकल्पों में से किससे है? ओ हो, और भी कोई ऑप्शन है क्या? 13 7 20, तो 14 7 आगे भी दे रखा है, यानी देखना पड़ेगा आगे ना। बहुत बढ़िया। देखिए तो क्या लिखता है, POT को WVA लिख रखा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, 20 से 27 होने का मतलब 7 बढ़ेगा, 15 से कितने बढ़ेंगे तो 7 बढ़ेंगे, और 16 से 7 7 ही तो बढ़ रहा है जी। तो फिर यू क्यों लिखता है? अच्छा देख लीजिए, हम EN को 13 पढ़ रहे हैं ना, सब में कितने जोड़ने? 7 जोड़ने हैं। तो 14 7 कितना? 21, 1 और 7 कितना? 8, 20 और 7 कितने? 27, 9 और 7 तो 9 6 15, 1 16, 15 और 7 22, 14 7 21, यही वैल्यू आने वाला है। UHA PVU, UHA PVU ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है बच्चे। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे, जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट वन, इसको न्यूमेरिक सिंबल सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, क्योंकि इसमें नंबर भी है और सिंबल भी है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और बाद में एक सिंबल है? यानी आपको सिंबल के पहले 2 डिजिट ढूंढना है। तो देखो, सिंबल के पहले 2 डिजिट नहीं है, सिंबल के पहले 2 डिजिट मिलता है। एक मिल गया, सिंबल के पहले 2 डिजिट मिलते हैं, 1 1 2 मिल गए। इसके अलावा कहीं भी सिंबल के पहले बच्चे 2 डिजिट नहीं मिल रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखोगे, डायरेक्ट यहां पढ़ो, ऐसे कितने इलेक्ट्रीशियन हैं जो आर्किटेक्ट भी हैं लेकिन डेंटिस्ट नहीं हैं? इसका मतलब है हमको डेंटिस्ट वाला गोले से दूर रहना है, ठीक है, बाकी दोनों में चाहिए। तो जब डेंटिस्ट वाले गोले से दूर हो जाएंगे और बाकी दोनों में देखेंगे तो यही 9 कॉमन है, और यही हमारे लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करने वाले हैं। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस का प्रचलन जो है ना, ये लॉकडाउन के बाद डेवलप हुआ है, ठीक है, और भारी नहीं, आसान होता है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन हाई रखना है। अब सोचिए, जो क्रिया हम यहां से यहां करने वाले हैं वही क्रिया हमें यहां से यहां करनी होगी। अगर हम इस वाले पोजीशन पे जे रखते हैं तो 10 से 12 होने के लिए 2 बढ़ जाएंगे, तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। अगर हम यहाँ 17 रखते हैं तो 0 बढ़ेगा, तो जे से जे ही चाहिए, यानी ये वाली ऑप्शन कैंसिल हो गई पी के कारण। अब फिर से देख लो, अगर हम यहाँ पे आर रखते हैं, जे रखेंगे तो सी तो आ जाएगा, यहां से पता चल चुका है। अगर हम हैश के जगह पे आर रखते हैं तो 18 से 17 1 की कमी होगी, तो 10 से 1 की कमी होगी तो 9 चाहिए, यानी यहाँ 9 चाहिए, ये भी कैंसिल हो गया। अब देख लो, अगर हम 16 रखते हैं तो 16 से 17 1 बढ़ेगा, तो 11 से 10 से 11 हो जाएगा, जो कि बच गया। यदि हम यहाँ 18 रखते हैं तो 2 बढ़ेगा, तो 13 और 2 15 मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो कभी भी इसको लिखकर नहीं बनाना चाहिए, वहीं से वहीं चेक करोगे ना तो वो जल्दी बन जाएगा। बस याद रखना, जो क्रिया इधर हुई होगी सेम प्रोसेस हम इधर भी अप्लाई कर देंगे। ऑप्शंस मिला तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते रहेंगे। देख लो, प्लस के पहले जो भी शख्स आती है वो माता कहलाती है, और माइनस के पहले जो आता है भाई, इनटू के पहले जो आती है पत्नी कहलाती है, और डिवीजन के पहले जो आता है पिता। एम का रिलेशन हमको जाहिर करना है क्यू के साथ, यानी एम का रिलेशन फाइंड आउट करना है क्यू से डिलीट करके। तो देखिए, अगर हम क्यू हैं तो डिवीजन को क्रॉस करेंगे, इसका मतलब पी हमारे पिताजी हो गए, तो माता वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया, ठीक है। अब पिताजी का कौन? तो भाई, तो पिताजी के भाई। अब इनटू के पास आएंगे तो पिताजी के भाई की पत्नी मिल जाएगी, और प्लस कहेगा माता, तो पिता के भाई की पत्नी की बहन नहीं, पिता के भाई की पत्नी की माता, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। 7 व्यक्ति हैं, 2 4 2 6 एक साथ उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं।
और जब 7 लोग उत्तर की ओर बैठे हैं तो उत्तर की ओर बैठने पर मेरा राइट उसका राइट, मेरा लेफ्ट उसका लेफ्ट होगा। एल और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, देख लो एल और क्यू के बीच में टोटल 2 4 1 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब किधर एल होगा किधर क्यू होगा कंफर्मेशन नहीं है, तो वाइस वर्सा केस लगाए छोड़ दिए। पी क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में है, देखिए जहां भी क्यू को रखेंगे इसके ठीक बाएं पड़ोस में किसको, तो पी को रखेंगे। पी और आई के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो कितने लोग थे, 7 लोग थे, और जहां क्यू को रखेंगे उसके बाद एल को हमको रखना ही होगा। चलिए देख लीजिए पी और आई के बीच कितने लोग, तो पी और आई के बीच केवल एक लोग ही हैं। ओ के बाएं किसी स्थान पे है, तो ओ जो है ना वो के बाएं किसी स्थान पे है, लेकिन किस स्थान पे है मालूम नहीं है। लेकिन जे के दाएं किसी स्थान पे बैठा है, जे के दाएं किसी स्थान पे। अब सोचिए हम क्यू को यहां रखते हैं तो 1 2 3 4 5 छोड़ देना है और यहां एल को जगह देना है। तो देखिए तो कितने घर बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 घर बन गए। इसका मतलब है कि अगर हम क्यू को यहां राइट एंड पे रखेंगे तब हमारा काम चलने को तैयार है। हमने क्यू रख लिया, 1 2 3 4 5 लोग बीच में है, तो यहां पे एल रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब आपको पता है ना कि पी और आई के बीच में कितने लोग को रखना है, सर एक लोग को रखना है, जबकि हमें एक लाइन और हमारा था कि पी क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में है, तो पी क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में है, एक गैप छोड़ के हमने आई को यहां रख दिया। अब देखो ओ को ऐसे स्थान पे रखना है जो जे के दाएं हो लेकिन के बाएं हो, तो ओ को अगर हम यहां रखते हैं तभी वो जे के दाएं और के बाएं हो पाएगा। अरेंजमेंट हमारा पूरी तरीके से बन करके तैयार हो गया। क्या कहता है, बाएं छोर से तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा स्थान ओ को समर्पित है, तो ऑप्शन नंबर सी को लगा देंगे बच्चे, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 4 2 6 1 7 लोग एक गोल मेज पर बैठे हैं, तो एक सर्कुलर टेबल डिजाइन कर लेना है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, इस पे 7 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर लेनी है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके केंद्र की ओर अभिमुख है, यानी सारे लोग सेंटर की ओर देख रहे हैं, और जब सेंटर की ओर देख रहे हैं तो इसका दायां एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और इसका बायां क्लॉकवाइज घूमेगा। क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में ओ और ओ के ठीक बाएं पड़ोस में एम है, तो क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में, ठीक है, और ओ के ठीक बाएं पड़ोस में एम है। एन ओ के ठीक दाएं पड़ोस में है, तो एन जो है ना वो के ठीक दाएं पड़ोस में है। पी एल के बाएं पड़ोस में है, तो देखिए एल को यहां रख के पी को यहां भी रख सकते हैं, या एल को यहां रख के पी को यहां भी रख सकते हैं, तो उस लाइन को अभी रहने देते हैं। एल के ठीक दाएं पड़ोस में और क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में आर है। लीजिए एल के दाएं और क्यू के बाएं आर है, तो एन को कहां होना था, तो पी एल के ठीक बाएं पड़ोस में था, तो पी को यहां रख लेंगे और अरेंजमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब कहता है यदि सभी व्यक्तियों को एल सहित यानी एल से स्टार्ट करते हुए घड़ी के सुई की दिशा में वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, अब देखिए वर्णमाला के क्रम में अरेंज करना है, यानी अल्फाबेट के ऑर्डर में अरेंज करना है इनको। तो देखिए एल से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ एम होगा, यहाँ एन होगा, यहाँ ओ पी क्यू और ये आर हो जाएंगे। अब कहा है कि सर बतलाओ एल के सहित कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति का, अच्छा इसका तो स्थान परिवर्तित नहीं है, एमपी कितने का, 1 2 3 4 और 1 5 व्यक्ति का स्थान जो है ना वो नहीं बदल पाएगा। तो आंसर हम लोग किसको लगा लेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे बच्चे, जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर करते हैं। तो अच्छे अच्छे सेटिंग दिए गए हैं, आपको ध्यान से देखिएगा। कुछ पर्वत जो है ना वो पहाड़ियां हैं, ठीक है, तो यही बना देता हूं, आंख के सामने आपका रहेगा। कुछ पर्वत क्या है,
पहाड़ियां हैं और कुछ पहाड़ियां चट्टान है। पहाड़ी का कुछ हिस्सा जो था वो ऑलरेडी चट्टान के पास गया। सभी चट्टान काला है, जितना भी चट्टान है ना बाबू वो सबका सब क्या है, तो काली दिख रही है। ठीक है, बन गया वेन डायग्राम हमारा। कहता है कुछ काली पहाड़ियां हैं, तो देखो तो काला का कुछ हिस्सा पहाड़ी के कुछ हिस्से से मिल रहा है, यानी बिल्कुल सही है। सभी पहाड़ियों का पर्वत होना एक संभावना है, तो बिल्कुल संभावना है। अब ध्यान से समझिएगा, यदि हम लिख दें कहीं कुछ ए बी है, ठीक है, तो अगर हम लिख दें सभी बी का ए होना एक संभावना है, तो ये बात बिल्कुल सही होती है, याद रखोगे। या हमने स्टेटमेंट दे दिया सभी ए बी है और कंक्लूजन में हमने लिख दिया सभी बी का ए होना एक संभावना है, तो सही होगा। तो हमेशा याद रखोगे, अगर हम पॉजिटिव स्टेटमेंट को रिवर्स करके यानी पलट करके सभी के केस में संभावना लगाएं तो सही हो जाएगा, लेकिन कुछ के केस में संभावना लगाएं तो सही नहीं होगा। तो यहां देखिए, यहां जो कहा गया हमसे कि सभी पहाड़ियों का पर्वत होना एक संभावना है, देख लो पहाड़ी और पर्वत, ठीक है, ये ए और ये बी, जब ये कुछ ए बी है के फॉर्म में है तो सभी बी का ए होना एक संभावना बनता है, यानी कि सभी पहाड़ियों का पर्वत होना एक संभावना बनता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। कुछ चट्टान पर्वत नहीं है, सारे स्टेटमेंट कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, क्योंकि चट्टान और पर्वत के बीच में बच्चे आईसी इंटरकनेक्शन है, और इंटरकनेक्शन का रिलेशन होने पर पॉजिटिव बोले गलत, निगेटिव बोले गलत, अगर पॉसिबिलिटी बोलता है तो ये बात हमेशा सत्य होती है। तो यहां निगेटिव हम नहीं ले सकते हैं बच्चे, इसीलिए ये गलत है। तो सही कौन कौन है बाबू, तो 1 और 2 अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर। तो सी को आंसर कर लेंगे। अच्छा देखिए, 21 में अगर आप 3 की कमी कर दोगे 18 मिलेगा क्या? 18 में 3 की कमी करोगे 15, 15 में 3 की कमी करोगे 12, तो 12 में 3 की कमी करोगे तो 9 मिल जाएंगे, यानी ये वाली ऑप्शन और ये वाली ऑप्शन खत्म। अब देख लीजिए सेकंड प्लेस पे ही डिसीजन हो जाएगा। तो 21 से 2 गया, तो सोचिए 2 को हम 28 कह सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कह सकते हैं। तो 21 में 7 जुट गया तो 28, और 2 में 7 जुट गए तो 9, अब 9 में 7 हमने जोड़ा तो 16। अब अगर हम 16 में 7 जोड़ते हैं ना तो वैल्यू 23 मिलता है, यानी W मिलता है। तो ये F वाली बात तो कट गई, और ऑप्शन नंबर बी वाली बात जो है ना वो परफेक्ट रूप से हमारे पास आंसर के रूप में आ गया। तो आंसर हम लोग बी को लगा लेंगे। कितने दोस्त है? 6 दोस्त है। ध्यान से देखिए, कहता है सर सबकी लंबाई अलग अलग है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 दोस्त है। P केवल एक दोस्त से लंबा है, तो P जब केवल एक दोस्त से लंबा है तो P के नीचे केवल एक ही लोग होगा। S केवल अन्य 3 दोस्त से लंबा है, और S लंबा तो है लेकिन केवल 3 दोस्त से लंबा है। R P से लंबा है लेकिन Q से छोटा है, तो R जो है ना वो P से तो लंबा है लेकिन Q से छोटा है। तो देख लो P यहाँ है तो हम RQ को यहाँ भी रख सकते हैं, या R को यहाँ, Q को यहाँ, या R को यहाँ, Q को यहाँ रख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, छोड़ दीजिए, आगे चल दीजिए। U Q से लंबा है, अब देख लीजिए U भी जो है ना वो Q से लंबा है, और ज्यों ही यहाँ U आया सारा पत्ता खुल गया। R को हम 4 नंबर पे रखेंगे, Q को 2 नंबर पे रखेंगे, और U को 1 नंबर पे रखेंगे। कहता है सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है? तो यहाँ जिसको हमने यूज नहीं किया है वही सबसे छोटा है, और हमने T को यूज नहीं किया है, तो T ही जो है ना बच्चे वो सबसे छोटा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यही हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए स्टेटमेंट को पढ़िए, पहले समझिए। हालांकि देश एक्स में फैशन ब्रांड पिक टू वेयर,
अब जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे फैशन ब्रांड चलते हैं, तो वही कोई देश एक्स है जहां फैशन ब्रांड क्या है, तो पिक टू वेयर फैशन ब्रांड का नाम है, बुरी तरह से विफल रहा है, यानी कि देश एक्स में वो सक्सेस फैशन ब्रांड नहीं कर सका। लेकिन यह निश्चित रूप से टी देश जहां जैसे अधिक औसत उम्र वाले देश में भारी मुनाफा कमाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि देश एक्स में पिक टू वेयर पूरी तरह से विफल हो गया, लेकिन स्टेटमेंट कह रहा है कि लेकिन यह निश्चित रूप से देश टी जैसे अधिक औसत उम्र वाले देश में भारी मुनाफा कमाएगा। यानी कि ये टी में तो मुनाफा कमा सकता है लेकिन एक्स में मुनाफा नहीं कमाया। लेकिन टी में मुनाफा क्यों कमा सकता है, तो अधिक औसत उम्र वाले देश से, यानी कि जहां की पॉपुलेशन की जो औसत आयु है ना वो अधिक है। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, देश एक्स की तुलना में देश टी में अधिक उम्र वाले लोगों का प्रतिशत अधिक है। ठीक है, हम ये 100% सियोरिटी के साथ तो नहीं कह सकते। पिक टू वेयर आमतौर पर युवाओं की ड्रेसिंग को पसंद के अनुरूप नहीं है। हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि सर देश एक्स में क्यों नहीं चला था, तो इसलिए नहीं चला था कि पिक टू वेयर आमतौर पर युवाओं की ड्रेसिंग सेंस पे केंद्रित नहीं था, इसीलिए वो टी देश में अच्छा हो जाएगा क्योंकि वहां अधिक औसत उम्र वाले लोग रहते हैं। ठीक है, तो इससे ये नहीं पता चलेगा कि देश एक्स की तुलना में देश टी में अधिक उम्र वाले लोगों का प्रतिशत अधिक है। प्रतिशत अलग चीज होता है और संख्या अलग चीज होती है। तो हम लोग केवल 2 का अनुसरण करेंगे, और केवल 2 किसमें दे रखा है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। 3 जनवरी 2006 को मंगलवार था, तो 15 जून 2010 को जाना। देख लो भैया, जनवरी होता है 31 दिन का और 3 दिन खत्म कर दिए, 28 दिन बच गया यानी 0। फरवरी देगा 0, मार्च अप्रैल मई को मिला दोगे ना तो मिलेगा, फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई को मिला दोगे तो मिलेगा 1, और जून में 15 है, इसका मतलब 7 दूना 14 कट गया 1। 2006 से 2010 जाने में हमें टोटल 4 साल लग जाएंगे और एक ही लीप ईयर प्राप्त होगा। 4 1 5 5 1 6 6 1 7 कट करके शेषफल बच गया 0, यानी ट्यूसडे में आपको 0 दिन ऐड कर देने हैं और फिर से ये ट्यूसडे ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को ही आंसर कर लीजिए, यही आपके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर हम लोग बच्चे किसको लगा लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए को लगा लेंगे। देखिए CONFIRM कन्फर्म के सभी अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार पहले व्यवस्थित कीजिए। तो जब वर्णमाला में व्यवस्थित करोगे तो सबसे छोटा C, C से बड़ा F, F से बड़ा I, I से बड़ा M, M से बड़ा N, N से बड़ा O और सबसे बड़ा R। अब कहता है कि इस प्रकार बने नए शब्द में बाएं से चौथा अक्षर यानी M और दाएं से दूसरा अक्षर यानी O के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो देखो तो MNOP, M और N के बीच कितने अक्षर होते हैं, तो 1 अक्षर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए को ही आंसर करेंगे, यही हमारे लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। 8 व्यक्ति हैं, एक आयताकार मेज पर बैठे हैं। तो सबसे पहले एक आयताकार मेज बनाएंगे, इस पे 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था करते हैं। अब देखिए कहता है आयताकार मेज के परिधि पर मेज के केंद्र की ओर मुख करके इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 लोग कोने पर हैं जबकि अन्य 4 भुजाओं के मध्य में हैं। इन 8 व्यक्ति में 3 महिला हैं जो एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठी। ठीक है, तो 8 में से 3 महिला हैं और बगल में महिला नहीं बैठेगी। यू जो कि एक महिला है भी और डब्लू दोनों के बीच में है। चलिए, यू जो कि एक महिला है और भी और डब्लू के बीच में है। अब याद है इसने कहा था कि 3 महिला हैं जो एक दूसरे के बगल में नहीं बैठ सकती, तो यू जब महिला है तो भी और डब्लू को पुरुष बनाना होगा क्योंकि 2 महिलाएं बगल में नहीं बैठ सकती। क्यू एस और भी दोनों के बगल में है, तो क्यू किसके बगल में है, तो एस और भी दोनों के बगल में है।
आर जो कि एक महिला है, क्यू के बाईं ओर दूसरा है, तो क्यू का दायां और क्यू के बाएं, तो पहला नहीं दूसरा। आर क्या है, एक महिला है, तो फिर एस को पुरुष होना पड़ेगा क्योंकि दो महिलाएं साथ में नहीं बैठ सकती हैं। आर जो कि एक महिला है, क्यू के बाईं ओर दूसरा। भी जो कि एक पुरुष है, भी क्या है तो पुरुष है, हो गया। टी जो कि एक महिला है के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, भी जो है ना वो एक पुरुष है, और टी जो कि एक महिला है उसके बाएं केवें स्थान पे, तीसरे स्थान पे, तो टी महिला है और इसके दाएं नहीं इसके बाएं पहला दूसरा तीसरे स्थान पे भी बैठा है। पी के बाईं ओर गणना करने पर पी और भी के बीच में कितने लोग हैं, तो पी को यहां रखेंगे और सेंटर को दिखाएंगे। तो पी के बाईं ओर अगर हम गणना करते हैं तो पी और भी के बीच में 1 2 3 लोग ही बैठ पाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे जो परफेक्ट आंसर है। किसी कक्षा में 35 छात्र हैं, ठीक है, यानी 35 कुर्सी हमने लगा दिया। राम दाएं से 17 कुर्सी ले गया जबकि राकेश बाएं से 17 ले गया, तो 17 17 34 कुर्सी खत्म हो गए। 35 कुर्सी में से 34 खत्म हो गए तो राम और राकेश के बीच में एक कुर्सी बचा। सोनू राम और राकेश के ठीक बीच में खड़ा है, यानी सोनू जो है ना वो दोनों तरफ से 18वां हो जाएगा। तो कह रहा है सोनू बाएं ओर से किस स्थान पे खड़ा है, तो 18वें स्थान पे खड़ा। देख लो, ये रहा राइट इंड और ये रहा लेफ्ट इंड। अब यदि हम राम की बात करें तो राम दाएं सिरे से कितना कैप्चर करेगा, तो 17 चेयर कैप्चर करेगा। कौन, राम। और अगर वही हम किसकी बात करें, राकेश की, तो वो बाएं सिरे से 17 चेयर कैप्चर करेगा। अब कहता है कि सर सोनू जो है ना वो राम और राकेश के ठीक बीच में खड़ा है, इसका मतलब यहां पे कौन खड़ा है, तो सोनू खड़ा है। अब बताइए टोटल चेयर कितने थे हमारे पास, तो 35 चेयर थे। 17 चेयर राम के पास है, 17 चेयर राकेश के पास है, तो 17 17 34 चेयर तो हो गया। 35 में से इन दोनों ने, राम और राकेश ने मिलकर 34 चेयर को कैप्चर कर लिया, तो एक ही चेयर बीच में बचा हुआ है जिसपे सोनू जाएगा, और सोनू का स्थान लेफ्ट इंड से पूछ रहा है बच्चे, तो 18 पोजीशन हो जाएगा सोनू का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से दे रखा है। तो आंसर हम लोग बच्चे ऑप्शन नंबर सी को करेंगे जो कि सबसे परफेक्ट आंसर होगा। देखिए ए बी डी यू सी ई एन टी, ए बी डी है। कहता है कि वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो ए बी सी डी ई, इससे बड़ा कौन एन, इससे बड़ा कौन टी, और सबसे बड़ा यू। अरेंज हो गया। अब देखो प्रश्न क्या कहता है, कितने का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, 1 2, और कोई है क्या, नहीं सर बस 2 ही के स्थान जो है वो अपरिवर्तित रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी को लगा लेंगे, यही हमारे लिए बेस्ट आंसर है। देखिए क्यू की वैल्यू 17 और डब्ल्यू की वैल्यू 23, यानी कह सकते हैं कि सर 6 जुट गया है, तो देख लो 8 और 6 जोड़ेंगे तो 14 होगा क्या, 8 में अगर 6 घटाएंगे तो 2 होगा, खत्म हो गया। 8 में 14 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 8 में 6 घटाएंगे तो 2 होगा, खत्म हो गया। अब देख लो दूसरे को, 20 में अगर हम 6 जोड़ देना तो 26 के पास पहुंचेंगे, तो 11 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 17 के पास पहुंचेंगे, लेकिन देखो यहाँ 11 में 6 घटाएंगे तब 5 के पास पहुंचेंगे, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, और ऑप्शन नंबर ए इसके लिए जो है वो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। 12 6 18, 28 10 38 और 4, कुछ नहीं किया है बच्चे, 12 को लिया और 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसीलिए 18 हो गया। इसी तरह 28 को लिया और 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसीलिए 42 हो गए। तो सेम काम क्या करेंगे, 10 को लेकर 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा प्रोडक्ट जो है वो 15 निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर बाबू हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर देंगे। देखिए कहता है सर y जो है ना वो ग्रेटर है i से,
तो y से i का रिलेशन अगर हम देखने जाते हैं तो ग्रेटर और लेसर के बीच में रिलेशन बनता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ चाइना वॉल बना, तो ये गलत हो गया। अब कहता है सर p ग्रेटर है किससे, p इक्वल है t से। तो देख लो p से t तक आने में चाइना वॉल को हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी अगर हम ध्यान से देखें तो t के पास ग्रेटर इक्वल है, और ग्रेटर इक्वल के रहते इक्वल टू का कोई औकात नहीं है। अब कहता है सर u जो है ना वो ग्रेटर है p से, तो फिर से देख लो u को क्या होना है, लेसर होना है p से, तो ये भी गलत हो गया। अब जब इतने कट गए तो इकलौता कौन बच गया, तो डी नंबर, डी को सही कर लीजिए, उसको चेक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखिए एक निश्चित कोड भाषा में एवॉइड की बात करें तो 8, 5, 3, 9 और 5 लिखता है। इसी तरह से मल्टी की बात करें 5, 6, 6, 7, 9 लिखता है। ठीक है, किसके लिए चाहिए, इवेंट के लिए चाहिए। चलिए आ जाइए। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास ई है नहीं, ठीक है, तो हमें समझने की कोशिश करनी होगी कि भैया ऐसे क्यों लिखे हो। तो देखिए आई के लिए यहाँ 9 लिखा है और आई के लिए यहाँ भी 9 लिखा है, तो आखिर 9 लिखने के पीछे रीजन क्या है। यू को यहाँ 6 लिखा है लेकिन एल को भी यहाँ 6 लिखा है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है। तो सबसे पहले हम रीजन को समझने की कोशिश करते हैं। तो देख लो रीजन बड़ा आसान है। ए का अपोजिट होता है जेड, जेड का वैल्यू होता है 26, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 8। बी का अपोजिट होता है ई, ई का वैल्यू होता है 5। ओ का अपोजिट होता है एल, एल का वैल्यू होता है 12, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 3 मिल जाएगा। आई का अपोजिट होता है आर, आर की वैल्यू होती है 18, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 9 मिल जाएगा। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू की वैल्यू होती है 23, अगर दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 5 मिल जाएगा। यानी अपोजिट वाले के टोटल वैल्यू को जोड़ करके डिकोडिंग तैयार किए गए हैं। सेम काम कर दो। ई का वैल्यू होगा भी, और भी का मतलब 22, 22 का मतलब कितना 4। भी का वैल्यू ई, ई का मतलब 5, 22 का मतलब 4। एन का एम, एम का वैल्यू 13, 13 का मतलब 3 और 1 4। टी का वैल्यू जी, जी के लिए हो जाएगा 7। 45, 44, 7 चाहिए, ढूंढ लो 45, 44, 7 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट आंसर है। बहुत दिन के बाद इस लेवल का क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में देखने को मिला, अच्छा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी लेटर है उसके अपोजिट वैल्यू को अगर डबल डिजिट में आया तो जोड़ कर लिखता है, सिंगल डिजिट में आया तो सेम वैल्यू को लिख देता है। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज है। उपर्युक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं यानी लेटर हैं जिनके ठीक पहले एक लेटर है और ठीक बाद एक संख्या है, यानी 2 लेटर के बाद हमें डिजिट तलाशने हैं। तो देखो 2 लेटर के बाद सिंबल है, 2 लेटर के बाद यहां डिजिट मिलता है, 2 लेटर के बाद डिजिट मिलता है, 2 लेटर के बाद सिंबल है, यहां भी 2 लेटर के बाद डिजिट मिलते हैं, यानी 3 ऐसे ऑप्शन बनेंगे जो कि ऑप्शन नंबर डी में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन था। आज की सभा हमारी यहीं बर्खास्त होती है, फिर से कल मुलाकात होगी और कल हम लोग प्लेटफॉर्म की जो नई वाली बुक आई है ग्रुप डी एडिशन, हम लोग कल उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यानी पूरा का पूरा एक सेट हम लोग कल उसका डिस्कशन करेंगे और परसों फिट आपकी टेस्ट सीरीज की डिस्कशन होगी। तो जैसे कि बता दें ये सुबह में जो 9 बजे से हमारी क्लास चलती है, ठीक है, इसमें हम लोग टीटीएस में जो आपकी टेस्ट चलती है उसका डिस्कशन हम लेते हैं, और MWF में प्लेटफॉर्म की नई बुक आई है, बिल्कुल नई बुक आई है लेटेस्ट वाली, हम उसका डिस्कशन करते हैं एक दिन में एक। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसी तरह से कंटिन्यूटी बनाए रखिए और एग्जाम तक हम आपको इतना करवा देंगे
कि आपको कभी भी रीजनिंग में सोचने की जरूरत नहीं होगी। तो जहां आपसे गलतियां होती हैं उस चीज की वीडियो को आप बार बार रिवाइंड करके देख लो, 2 से 3 बार देख लोगे तो जहां गलतियां कर रहे हो ना, वो गलतियों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। और एग्जाम उन्हीं का निकलता है जो अपनी गलतियों पे कंट्रोल करते हैं। जब तक गलतियों पे कंट्रोल नहीं करोगे तब तक एग्जाम के करीब तो पहुंच जाओगे, लेकिन कट ऑफ को पार करना मुश्किल होगा। और जिस दिन अपनी गलतियों को कमांड करने लगोगे ना, उस दिन आप कट ऑफ से 10 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर आगे ही नजर आओगे, कभी भी कट ऑफ के पीछे नहीं नजर आओगे। तो जो क्वेश्चन आपसे गलत होते हैं आप उस क्वेश्चंस का कलेक्शन कीजिए, उसके वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और बिल्कुल अपने आप को स्ट्रांग बनाते हुए आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट एग्जाम आपका है। तो चलिए बच्चे, आज की सभा यहीं बर्खास्त करते हैं। सभी लोगों को गुड डे, एंजॉय कीजिए और एंजॉय करने के साथ पढ़ाई भी करते रहिए।